नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र का जो पेपर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का हम लोग अध्ययन करेंगे। ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर है। इसके पहले हम लोगों ने एक और मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। जिस प्रकार से आपको परीक्षा में पेपर मिलेगा जो कुल 3 खंड में विभाजित होगा, उसी प्रकार से आपका यह मॉडल पेपर भी 3 खंड में विभाजित होगा। पहला खंड अ होगा, दूसरा खंड जो है ब होगा, तीसरा खंड स होगा। एक एक करके यहाँ पर हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और उसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। जो पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघुत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें जो पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों का उत्तर 50 शब्द में दीजिए, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर यहाँ आपको 50 शब्द में देना है। पहला है विवाह, यानी विवाह पर आपको 50 शब्द में यहाँ पर टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि विवाह एक ऐसी महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो 2 व्यक्तियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की स्वीकृति प्रदान करती है। यानी जो विवाह है एक प्रकार की सामाजिक संस्था है। इसके माध्यम से 2 व्यक्ति यानी एक स्त्री और एक पुरुष को सामाजिक जीवन में प्रवेश करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह न केवल यौन संबंधों को सामाजिक और कानूनी मान्यता देती है बल्कि नातेदारी और उत्तराधिकार की व्यवस्था का आधार भी बनती है। यानी यह हमारे यौन संबंध होते हैं उसको कानूनी मान्यता देता है, सामाजिक मान्यता देता है, हमारे नातेदारी का आधार होता है और उत्तराधिकार की व्यवस्था को भी यह आगे बढ़ाता है। विवाह के माध्यम से ही परिवार का निर्माण होता है और समाज की निरंतरता बनी रहती है। इतना आप इसके उत्तर में लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सहयोग, यानी सहयोग पर भी आपको 50 शब्द में टिप्पणी यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सहयोग वह निरंतर सामाजिक प्रक्रिया है जहां व्यक्ति या समूह साझा उद्देश्य की पूर्ति हेतु परस्पर एकजुट होकर के प्रयास करते हैं। यानी सहयोग जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है और यह निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति या व्यक्तियों के जो समूह होते हैं वो अपने एक जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जुट करके प्रयास करते हैं। यह स्व के स्थान पर सर्व की भावना पर आधारित है। यानी इसमें व्यक्ति केवल अपने बारे में नहीं सोचता है, बाकी पूरे समूह के बारे में सोचता है, सबके कल्याण के बारे में सोचता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि सहयोग के बिना न तो सामाजिक संगठन संभव है और न ही मानवीय प्रगति। यह सामूहिक जीवन की अनिवार्य कड़ी है जो व्यक्ति को समाज से जोड़ती है। यानी जब तक हम सहयोग नहीं करेंगे तब तक समाज में कोई भी संगठन संभव नहीं है। किसी भी प्रकार का संगठन आगे बढ़ नहीं पाएगा और न ही मानव की प्रगति जो है आगे बढ़ पाएगी। यह सामूहिक जीवन की अनिवार्य कड़ी है। इतना आप इसके उत्तर में लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अगला है संघर्ष। संघर्ष पर भी आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि संघर्ष एक चेतन और वैयक्तिक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या अपने समूह के विरोधियों को डराकर, नुकसान पहुंचाकर या उन्हें रास्ते से हटाकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह सहयोग के विपरीत एक विखंडनकारी प्रक्रिया है। यानी यह सहयोग का उल्टा है। सहयोग विखंडनकारी नहीं होता है, यह आपस में लोगों को जोड़ता है। लेकिन संघर्ष जो है एक विखंडनकारी प्रक्रिया है जो सामाजिक अस्थिरता तो पैदा करती है किंतु कभी कभी समाज में नए परिवर्तन और संतुलन का आधार भी बनती है। यानी संघर्ष कभी कभी समाज में नया परिवर्तन लाता है और समाज को नए प्रकार से संतुलन प्रदान करता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अगला है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण पर भी 50 शब्द में आपको टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज को उच्च और निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यानी सामाजिक स्तरीकरण के माध्यम से समाज को कई श्रेणियों में विभाजित किया जाता है जिसमें एक निश्चित सोपान पाया जाता है उच्चता से निम्नता की ओर। यह क्षैतिज विभाजन के बजाय एक ऊर्ध्वाधर व्यवस्था है जो धन के आधार पर, शक्ति के आधार पर, आयु के आधार पर या प्रतिष्ठा के आधार पर आधारित होती है। यानी इन्हीं आधारों पर जो है समाज का सामाजिक स्तरीकरण किया जाता है। यह समाज में असमानता को संस्थागत रूप देता है, जैसे जाति व्यवस्था या वर्ग व्यवस्था। यानी सामाजिक स्तरीकरण जो होता है वो असमानता को संस्थागत बनाता है, संस्था का रूप देता है और ये निरंतर चलता रहता है, ये स्थायी होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं।
अगला है भूमिका। भूमिका पर भी आपको 50 शब्द में जो है टिप्पणी यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे समाजशास्त्र में भूमिका का तात्पर्य उन कार्यों और व्यवहारों से है जिसकी अपेक्षा समाज एक विशिष्ट पद पर आसीन व्यक्ति से करता है। यानी अगर हमको एक पद प्राप्त है तो हमारे पद के साथ कुछ भूमिका भी जुड़े हैं, कुछ कर्तव्य भी जुड़े हैं। इस पद पर हमारे जो कार्य होंगे उसी को भूमिका के नाम से जाना जाएगा। यदि पद एक संवैधानिक स्थिति है तो भूमिका उसका क्रियात्मक का व्यवहारिक पक्ष है। उदाहरण के लिए पिता एक पद है और बच्चों का पालन पोषण करना उसकी भूमिका है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला खंड ब है। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि परिवार किसे कहते हैं, परिवार की विशेषता बताइए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिवार होता क्या है, फिर परिवार में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि परिवार समाज की सबसे छोटी और प्राथमिक इकाई है। सामान्य शब्दों में परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त संबंध या गोद लेने की प्रक्रियाओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक ही घर में निवास करते हैं। यानी परिवार जो होता है समाज का प्राथमिक और सबसे छोटी इकाई होती है और इसके माध्यम से जो सदस्य होते हैं वो विवाह के माध्यम से, रक्त संबंध के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक परिभाषा देख लेते हैं। मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा है। उन्होंने लिखा हुआ है कि परिवार वह समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित है और इतना छोटा व स्थायी है कि इसमें बच्चों का जन्म और पालन पोषण हो सके। यानी इनका मानना है कि परिवार जो है एक प्रकार का समूह है और इसका आधार जो होता है यौन संबंध होता है। इसका आकार जो है छोटा होता है और इसकी प्रकृति जो होती है वो स्थायी होती है ताकि बच्चों का पालन पोषण ठीक प्रकार से हो सके। अब आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं कि परिवार की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, परिवार में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। पहली विशेषता है वैवाहिक संबंध। परिवार का आधार जो होता है वो पति पत्नी का वैवाहिक संबंध होता है। विवाह के माध्यम से ही परिवार की स्थापना होती है। दूसरी विशेषता है रक्त संबंध। परिवार के जो सदस्य होते हैं एक दूसरे से रक्त संबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं। जैसे माता पिता हो गई और उनकी संतानें हो गई, वे एक दूसरे से रक्त संबंध के माध्यम से ही जुड़े होते हैं और यह जो संबंध होता है वह स्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है। अगला जो विशेषता है वह साझा निवास। परिवार के जो सभी सदस्य होते हैं सामान्यतः एक ही छत के नीचे रहते हैं। उनका जो निवास होता है वो साझा होता है और एक ही रसोई का बना भोजन वो करते हैं। एक ही रसोई में सबका भोजन बनता है। अगली विशेषता है आर्थिक सहयोग। यानी परिवार के जो सदस्य होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर होते हैं। परिवार की आय पर सभी सदस्यों का सामूहिक अधिकार होता है। सभी एक दूसरे का आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं। अगली विशेषता देख लेते हैं। अगली जो विशेषता है वह भावनात्मक लगाव। यानी परिवार के सदस्यों के बीच एक दूसरे से भावनात्मक लगाव होता है। सदस्यों के बीच प्रेम, त्याग, सहानुभूति और सुरक्षा की भावना होती है। संकट के समय परिवार ही व्यक्ति का सबसे बड़ा संबल होता है। इतना आपको इसके विशेषता में लिखना है। अगली विशेषता है समाजीकरण। परिवार ही बच्चे को समाज के नियम, संस्कार और नैतिकता सिखाता है। यानी ये हमारे समाजीकरण का आधार होता है, समाजीकरण की पहली इकाई है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण की पहली पाठशाला होती है। व्यक्ति अपने परिवार से ही सीखना शुरू करता है। अगली विशेषता है सीमित आकार। यानी परिवार का जो आकार होता है वो सीमित होता है, छोटा होता है। अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में परिवार का आकार सीमित होता है जिसमें मुख्य रूप से माता पिता और बच्चे शामिल होते हैं। इतना इसके उत्तर में लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संस्कृति एवं सभ्यता में अंतर कीजिए। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है इसी के बारे में आपको लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि संस्कृति और सभ्यता मानव विकास के दो पहलू हैं। जहां सभ्यता मनुष्य की भौतिक प्रगति को दर्शाती है वहीं संस्कृति उसके आंतरिक गुणों को दर्शाती है। यानी सभ्यता का जो संबंध होता है वो भौतिक प्रगति से होता है और संस्कृति का जो संबंध होता है वो मनुष्य के आंतरिक गुणों से होता है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, मैकाइवर एवं पेज इसके संबंध में कहते हैं कि सभ्यता वह है जो हमारे पास है, जबकि संस्कृति वह है जो हम स्वयं हैं। यानी हमारे पास एक कंप्यूटर है, ये हमारी सभ्यता की निशानी हो गई।
लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास कैसी संस्कृति है, हम किस प्रकार से उठते बैठते हैं, हमारा रहना किस प्रकार से होता है, हम किस प्रकार से लोगों से बात करते हैं, ये हमारे संस्कृति के भीतर आ जाती है। अब देख लेते हैं कि संस्कृति और सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या होता है। संस्कृति और सभ्यता में प्रमुख अंतर, पहला अंतर हो गया कि सभ्यता जीवन के बाहरी और भौतिक पक्ष से संबंधित है, जैसे भवन हो गया, मशीन हो गए, ये सभी सभ्यता के उदाहरण हैं। जबकि संस्कृति जो होता है वो जीवन के आंतरिक और आध्यात्मिक पक्ष से संबंधित होता है, जैसे हमारा विचार हो गया, हमारा धर्म हो गया, हमारा कला हो गया, ये सभी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अगला अंतर है कि सभ्यता को मापना सरल है। हम ये कह सकते हैं कि आज की रेलगाड़ी पुरानी बैलगाड़ी से तेज है क्योंकि मापना आसान है, लेकिन संस्कृति को मापना संभव नहीं होता है। जैसे हम यह नहीं कह सकते कि आधुनिक संगीत जो है पुराने संगीत से श्रेष्ठ ही है, इसका कोई आधार नहीं है, हम माप इसको नहीं सकते हैं। अगला जो अंतर है, सभ्यता में परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत तेजी से सभ्यता बदलता है, क्योंकि तकनीक जल्दी जल्दी बदलती है और जितनी जल्दी तकनीकी बदलेगी उतनी जल्दी सभ्यता में भी परिवर्तन होगा। इसके विपरीत संस्कृति बहुत धीरे धीरे बदलती है। हमारे संस्कार जो होते हैं, हमारे परंपरा जो होते हैं, इस सदियों तक स्थिर रहते हैं, इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो अंतर है, सभ्यता एक साधन है जो हमारे उद्देश्यों को पूरा करता है। जैसे कार हो गया, कार हमारे उद्देश्य को पूरा करता है, हमको एक जगह से लेकर के दूसरे जगह तक जाता है। जबकि संस्कृति स्वयं में साध्य है जो हमें जीवन जीने का ढंग सिखाती है। अगला अंतर देख लेते हैं। सभ्यता को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। जैसे हम ये बता सकते हैं अगली पीढ़ी को कंप्यूटर कैसे बनता है, कंप्यूटर बनाना एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आसानी से सिखाया जा सकता है, लेकिन संस्कृति को अपनाने के लिए उसे सीखना और आत्मसात करना पड़ता है। यानी संस्कृति को सीखना सभ्यता को सीखने से ज़्यादा कठिन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो अंतर है, सभ्यता हमेशा आगे की ओर ही बढ़ती है, सभ्यता कभी पीछे की ओर नहीं लौटती। जैसे पुराने फोन की जगह स्मार्टफोन ने ले ली, अब हम पुराना फोन वापस घूम करके यूज करने नहीं जाएंगे, क्योंकि सभ्यता हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ती है। संस्कृति के साथ ऐसा नहीं है, वह समय के साथ बदल सकती है, पर हमेशा प्रगतिशील हो ऐसा जरूरी नहीं है। संस्कृति जो होती है वो प्रगतिशील हो भी सकती है और प्रगतिशील नहीं भी हो सकती है, यानी जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आगे ही बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अगला जो अंतर है, सभ्यता का विनाश हो सकता है। किसी युद्ध के माध्यम से शहर नष्ट हो जाए तो वहां की सभ्यता जो है नष्ट हो जाएगी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका विनाश हो गया तो उस सभ्यता का विनाश पूरी तरीके से हो गया। लेकिन संस्कृति मनुष्य के व्यवहार और विचारों में रची बसी होने के कारण अधिक स्थायी होती है, यानी संस्कृति जो है अधिक स्थायी होती है। अब सिंधु घाटी सभ्यता तो नष्ट हो गया, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो विचार थे वो आज भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं। कुबड़ वाला सांड तब भी पूजा जाता था, कुबड़ वाला सांड जो है अब भी पूजा जाता है। शिव को तब भी पूजा जाता था, शिव को जो है अब भी पूजा जाता है। यानी हमारी संस्कृति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। इतना आप इसके उत्तर में लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर जो है पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संस्था किसे कहते हैं, संस्था की विशेषता बताइए। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि समाजशास्त्र में संस्था का तात्पर्य उन स्थापित नियमों और कार्य प्रणालियों से है जिन्हें समाज ने मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मान्यता दी है। यानी जो संस्था होता है उन नियमों और कार्य प्रणालियों का समूह होता है जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया रहता है और सदियों से ये चलता चला आता है। सरल शब्दों में, यदि परिवार या स्कूल व्यक्तियों का समूह है तो विवाह और शिक्षा की नियमावली संस्था है। यह समाज की वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे व्यवहार को मर्यादित और अनुशासित करती है। यानी संस्था के माध्यम से हमारा व्यवहार नियंत्रित होता है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार संस्था सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप को कहते हैं। यानी संस्था जो होता है ये हमारे सामूहिक क्रिया की विशेषता बताती है, ऐसा मैकाइवर एवं पेज का मानना है। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि संस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी विशेषता संस्था में पाई जाती है। पहली विशेषता है अमूर्त प्रकृति। यानी संस्था की जो प्रकृति होती है यह अमूर्त होती है, यह दिखाई नहीं देती है। संस्था नियमों और परंपराओं का समूह है, इसलिए इसका कोई भौतिक आकार नहीं होता है।
हम इसे देख नहीं सकते, केवल इसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। दूसरी विशेषता है अपेक्षाकृत स्थायित्व, यानी यह स्थायी होता है। संस्थाओं का निर्माण रातों रात नहीं होता, बल्कि ये वर्षों के अनुभवों से बनती हैं। इसी कारण इनमें बदलाव बहुत धीमी गति से आता है, ये स्थायी होते हैं। अगली विशेषता है नियमों की व्यवस्था, यानी संस्था जो होता है ये नियमों की व्यवस्था होता है। संस्था व्यक्ति का समूह नहीं, बल्कि समाज द्वारा स्वीकृत कार्य विधियों का ढांचा है, जो सदस्यों को कार्य करने का सही ढंग सिखाती है। आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता देख लेते हैं। सांस्कृतिक प्रतीक, यानी हर संस्था का एक सांस्कृतिक प्रतीक होता है। हर संस्था का अपना एक पहचान चिन्ह होता है। जैसे विवाह के लिए मंगलसूत्र है, शिक्षा के लिए डिग्री है, धर्म के लिए कोई विशिष्ट ध्वज होता है या विशिष्ट चिन्ह होता है। ये सभी संस्था के प्रतीक होते हैं। अगला जो है विशिष्ट उद्देश्य, यानी प्रत्येक संस्था का जन्म किसी न किसी महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए होता है। जैसे धर्म का उद्देश्य मानसिक शांति और नैतिकता बनाए रखना है, यानी प्रत्येक संस्था का कोई न कोई उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए संस्था का निर्माण किया जाता है। अगली विशेषता है सामूहिक स्वीकृति। संस्था के नियमों को पूरे समाज का समर्थन प्राप्त होता है। इनके उल्लंघन पर समाज की आलोचना या दंड का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष में लिखेंगे। निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि संस्था समाज की वह आधारशिला है जो सामाजिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करती है और व्यक्ति को सामाजिक मूल्यों के अनुरूप ढालती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड 100 देख लेते हैं। खंड 100 में आपसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रवृत्ति का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, तो इसके पक्ष और विपक्ष में आपको तर्क देना होगा और वही काम यहाँ पर हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि समाजशास्त्र की प्रकृति को लेकर विद्वानों में हमेशा से मतभेद रहा है। अगस्त काम्टे, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, इन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा था। उनके अनुसार समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों जैसे भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया की तरह ही वैज्ञानिक है। उनका मानना था कि जिस तरीके से भौतिक विज्ञान है, जिस तरीके से रसायन विज्ञान है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। हालांकि कई आलोचकों ने इसे पूर्ण विज्ञान मानने से इनकार कर दिया है। कई लोग मानते हैं कि समाजशास्त्र को पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं माना जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है कि नहीं है और इसके पक्ष में भी तर्क देंगे, इसके विपक्ष में भी हम लोग यहाँ पर तर्क देंगे। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के पक्ष में तर्क, पहले हम लोग पक्ष में तर्क देंगे और पक्ष में पहला तर्क है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, यानी समाजशास्त्र के अध्ययन में हम लोग वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। समाजशास्त्र में तथ्यों का संकलन करने के लिए अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली जैसी वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अगला तर्क है कार्य कारण संबंध, यानी समाजशास्त्र में जितने भी कार्य होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है जो वैज्ञानिक होता है। विज्ञान के तरह ही समाजशास्त्र भी क्या है का अध्ययन करता है और घटनाओं के पीछे की कारणों की खोज करता है। जैसे गरीबी और अपराध के बीच क्या संबंध है, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है और यह पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो तर्क है, अगला तर्क देख लेते हैं। तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण, यानी जिस प्रकार से विज्ञान में तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है उसी प्रकार से समाजशास्त्र में भी किया जाता है। इसमें एकत्रित आंकड़ों को व्यवस्थित कर उनका तार्किक विश्लेषण किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अगला तर्क है सिद्धांतों की सार्वभौमिकता, यानी जो सिद्धांत समाजशास्त्र में निर्मित किए जाते हैं वो सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, सभी समाजों पर समान रूप से लागू होते हैं। समाजशास्त्र के अनेक नियम जैसे आत्महत्या का सिद्धांत हो गया विभिन्न समाजों में समान रूप से लागू होता है। जिस प्रकार से विज्ञान के नियम लागू होते हैं उसी प्रकार से समाजशास्त्र का भी नियम लागू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं, अगला तर्क है भविष्यवाणी की क्षमता। विज्ञान भी भविष्यवाणी करता है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र के भीतर भी भविष्यवाणी की क्षमता होती है। समाजशास्त्र वर्तमान प्रवृत्तियों के आधार पर भविष्य की सामाजिक घटनाओं का अनुमान लगाने में सक्षम होता है।
अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि विपक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं, यानी समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की आलोचना किस प्रकार से की जाती है, कौन कौन से इसके विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। आलोचकों का मानना है कि समाजशास्त्र एक यथार्थ विज्ञान नहीं हो सकता और इसके पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला है वस्तुनिष्ठता का अभाव, यानी समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता का अभाव है। प्राकृतिक विज्ञान में शोधकर्ता निष्पक्ष रहता है, लेकिन समाजशास्त्र में शोधकर्ता स्वयं समाज का हिस्सा होता है, उसके व्यक्तिगत विचार और पक्षपात अध्ययन को प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता का अभाव है और यह विज्ञान नहीं हो सकता। अगला जो विपक्ष में तर्क दिया जाता है वो है जटिल विषय वस्तु। मानवीय व्यवहार अत्यंत जटिल और परिवर्तनशील होते हैं। अणुओं या रसायनों की तरह मनुष्य का व्यवहार हर परिस्थिति में एक जैसा नहीं होता है, यह बदलता रहता है, इसलिए यह विज्ञान नहीं हो सकता। अगला है प्रयोगशाला का अभाव, यानी जिस प्रकार से विज्ञान में प्रयोगशाला होता है उस प्रकार से समाजशास्त्र में कोई प्रयोगशाला नहीं होता है। समाजशास्त्र के पास भौतिक विज्ञान जैसी कोई बंद प्रयोगशाला नहीं है, पूरा समाज ही इनकी प्रयोगशाला है जहां चरों पर नियंत्रण रखना असंभव है। जब हम चरों पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं तो हम इसको विज्ञान नहीं कह सकते हैं। अगला जो विपक्ष में तर्क दिया जाता है वो है सटीक माप की कमी। भौतिक विज्ञान में भार, लंबाई या गति को सटीक मापा जा सकता है, लेकिन सामाजिक मूल्यों, प्रेम या घृणा को सटीक रूप से मापना कठिन होता है, इसलिए भी इसको विज्ञान नहीं माना जा सकता है। अगला जो तर्क दिया जाता है विपक्ष में वो है भविष्यवाणी की अनिश्चितता। सामाजिक परिवर्तन इतनी तेजी से होते हैं कि समाजशास्त्री भविष्यवाणियां अक्सर पूरी तरह सटीक नहीं बैठती हैं, इसलिए इसको पूरी तरीके से विज्ञान नहीं माना जा सकता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में लिखेंगे कि समाजशास्त्र भौतिक विज्ञानों की तरह एक यथार्थ विज्ञान तो नहीं है, लेकिन यह एक सामाजिक विज्ञान अवश्य है। यह विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसकी पद्धति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र मूल्य मुक्त होने का प्रयास करता है और निरंतर अपनी तकनीकियों में सुधार कर रहा है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सहयोग से आप क्या समझते हैं, सहयोग की विशेषताएं एवं इसके प्रकार बताइए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सहयोग होता क्या है, फिर सहयोग की कौन कौन सी विशेषता होती हैं और अंत में जानेंगे कि सहयोग के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो चलिए उत्तर को शुरू करते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे कि सहयोग एक मौलिक सामाजिक प्रक्रिया है। यह सामाजिक प्रक्रिया है और मौलिक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके बिना समाज का अस्तित्व और विकास संभव नहीं है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं तो उसको सहयोग कहा जाता है। यानी जब दो व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपस में मिल करके कार्य करते हैं तो उसी को सहयोग के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री ग्रीन के अनुसार सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने या समान रूप से इच्छित लक्ष्य को पाने के लिए किया जाने वाला निरंतर और सामूहिक प्रयत्न है। यानी इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, समान लक्ष्य का होना आवश्यक है। दो या दो से अधिक व्यक्ति समान लक्ष्य के लिए इकट्ठा होकर के प्रयत्न करते हैं, इसी को सहयोग के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं कि सहयोग की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। पहला विशेषता है समान लक्ष्य, यानी सहयोग के लिए यह आवश्यक है कि सभी सदस्यों का लक्ष्य एक ही हो। लक्ष्य की एकता ही लोगों को साथ लाती है। एक लक्ष्य होने के कारण लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अगली विशेषता है सामूहिक प्रयत्न, यानी इसमें लोग समूहों में एकजुट होकर के प्रयत्न करते हैं। सहयोग कभी अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, इसमें कम से कम दो या अधिक व्यक्तियों का सक्रिय रूप से शामिल होना अनिवार्य है। यानी सहयोग जो है सामूहिक रूप से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता है सचेत प्रक्रिया। सहयोग जो है एक सचेत प्रक्रिया है, यह जानबूझकर की जाने वाली प्रक्रिया है। लोग जानते हैं कि वे किसी खास उद्देश्य के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। अगली जो विशेषता है वो है निरंतरता। सहयोग समाज में चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है जो सूक्ष्म से लेकर बृहत स्तर तक चलती है। यानी यह एक परिवार में भी पाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पाया जाता है। अगली विशेषता है पारस्परिकता, यानी इसमें लेन देन और आपसी सहायता की भावना विद्यमान होती है। इतना इसके विशेषता में आपको लिखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सहयोग के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला नाम मैकाइबर एवं पेज का है
और मैकाइवर एवं पेज ने सहयोग को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा हुआ है। पहला है प्रत्यक्ष सहयोग और दूसरा है अप्रत्यक्ष सहयोग। पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रत्यक्ष सहयोग होता क्या है। जब व्यक्ति मिलकर एक जैसा कार्य करते हैं या साथ साथ शारीरिक श्रम करते हैं तो उसे प्रत्यक्ष सहयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें साथ काम करने से ही आनंद मिलता है। उदाहरण के लिए क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का मैच जीतना, मजदूरों का मिलकर भारी पत्थर उठाना या परिवार के सदस्यों का साथ बैठकर भोजन करना, ये सभी जो है प्रत्यक्ष सहयोग के उदाहरण हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष सहयोग। जब लोग एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अलग अलग कार्य करते हैं तो उसको अप्रत्यक्ष सहयोग के नाम से जाना जाता है। इसे श्रम विभाजन भी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में एक कारखाने में कोई टायर बना रहा है, कोई इंजन बना रहा है, कोई पेंट कर रहा है, लेकिन सबका काम एक ही है, सबका लक्ष्य एक ही है, एक कार का निर्माण करना। तो इस सहयोग को अप्रत्यक्ष सहयोग के नाम से जाना जाता है। अगले विद्वान का नाम है अगवर्न एवं नीमकाफ। इनके अनुसार सहयोग जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है इसको एक एक करके हम लोग यहाँ पर जानेंगे। पहला है प्राथमिक सहयोग। यह अक्सर परिवार में पाया जाता है, पड़ोस में पाया जाता है, मित्र मंडली में पाया जाता है। यहाँ स्वार्थ नहीं बल्कि प्रेम और अपनापन मुख्य भाव होता है। दूसरा होता है द्वितीयक सहयोग। यह पेशेवर संगठनों या कार्यालयों में पाया जाता है। यहाँ सहयोग केवल औपचारिक और स्वार्थ पर आधारित होता है। तीसरा होता है तृतीयक सहयोग, यानी जब दो विरोधी समूह किसी तीसरे बड़े संकट से बचने के लिए साथ आते हैं तो उसे तृतीयक सहयोग कहते हैं। जैसे चुनाव के समय दो अलग विचारधारा वाली पार्टियों का जो गठबंधन होता है वो तृतीयक सहयोग के नाम से जाना जाता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में लिखेंगे कि सहयोग समाज का आधार स्तंभ है। जहां प्रत्यक्ष सहयोग हमारे सामाजिक रिश्तों को मजबूती देता है, वहीं अप्रत्यक्ष सहयोग आधुनिक जटिल समाज की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है। सहयोग के अभाव में सामाजिक प्रगति रुक जाती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।